चलो आ गए इधर। अब सुनो मेरी बात। एक एटम का यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? 4/3 πr³ से। तो जब जेड मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो वॉल्यूम एटम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है यूनिट सेल के अंदर, ये वैल्यू यहां से निकल जाएगा। कंडीशन याद रखना। जैसे अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक में, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड यूनिट सेल, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 πr³। ओके। अगर बात करते हैं एफसीसी में, यहाँ जेड का वैल्यू 4 है, वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 4 × 4/3 πr³। ओके। तो 16/3 πr³। बच्चे लोग याद रखना। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का, तो देखिए यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे Z = 2 है। सो वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 2 × 4/3 πr³ मतलब 8/3 πr³। ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई 8/3 πr³। ठीक है ना। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड यूनिट सेल। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चा लोग पैकिंग इफिशियंसी का। पैकिंग इफिशियंसी। अब ये पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है? पैकिंग इफिशियंसी होता है कि कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड है किसी यूनिट सेल का वहां एटम की प्रेजेंस की वजह से। तो जितना परसेंट उसका स्पेस ऑक्यूपाइड होगा वही कहलाता है उसका क्या? पैकिंग इफिशियंसी। अंडरस्टैंड मेरे बच्चों? सेम ऐसा ही होता है पैकिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन और इफिशियंसी में क्या डिफरेंस है? फ्रैक्शन में वैल्यू लेस देन 1 का हम लोग यूज करते हैं। कभी फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? वैल्यू लेस देन 1। फ्रैक्शन में कभी भी वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। सो कंडीशन है, कंडीशन ध्यान रखिएगा कि पैकिंग इफिशियंसी, ये जो पैकिंग फ्रैक्शन है, कि पैकिंग इफिशियंसी को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रैक्शन को वैल्यू लेस देन 1 में रिप्रेजेंट करते हैं। और एक रिलेशन याद रखिएगा कि पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100। बस। ठीक है। अगर इफिशियंसी पता है 100 डिवाइड कर दो फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन पता है 100 मल्टीप्लाई कर दो पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगा। ओके बच्चा लोग। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इनसाइड यूनिट सेल is known as what? Packing efficiency. So packing efficiency is equal to what? Volume of atom inside unit cell divided by volume of क्या? Unit cell into क्या आपका 100। इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। ठीक है। और पैकिंग फ्रैक्शन में सीधा क्या? वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बस ये आ गया। इस डेटा को याद रखना, डायरेक्ट जेईई नीट में बहुत बार आ चुका है। ओके। सबसे पहले अगर बात करें एससीसी का, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है? 4/3 πr³ डिवाइड बाय AQ। AQ का वैल्यू कितना आया था? 8r³ इंटू क्या कर देंगे यहाँ पे? 100। अरे वॉल्यूम ऑफ निकाले थे ना हम लोग, इधर देखो वॉल्यूम निकाले थे ना 8r³ इन टर्म्स ऑफ r। वो चीज यहाँ पुट करते, इसको जब कैंसिल और पूरा काटिएगा ना, तो काटने पे ये लगभग 52.4% के आसपास आता है। 52.4%। बट इसको राउंड ऑफ करके हम लोग 52 एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है। इसका आता है परसेंट वॉइड। परसेंट वॉइड मतलब कितना खाली जगह है, अनऑक्यूपाइड स्पेस इनसाइड यूनिट सेल इज नोन एज व्हाट? परसेंट वॉइड। सो कैसे फाइंड करेंगे? 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी इज नोन एज व्हाट? परसेंट वॉइड। ओके बच्चा लोग। तो यहां जब निकालिएगा तो ये इसका जो परसेंट वॉइड है ये 47 पॉइंट 7 के आसपास आ जाएगा। ठीक है। ये आ गया। अगर बोल रहा है पैकिंग फ्रैक्शन, तो कुछ नहीं करिए, इसको 100 से डिवाइड करें मतलब कितना आ जाएगा? 0.523। पर वॉइड फ्रैक्शन 0.7। समझ गए? याद रखना ये रिजल्ट।
इसके बाद अगर हम लोग बात करें बीसीसी का, बॉडी सेंटर का, ठीक है, इसको एम्प्टी स्पेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, ये वाला परसेंट वॉइड को एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। बीसीसी में अगर पैकिंग फ्रैक्शन, तो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 64 आर क्यूब बाय 3√3 इंटू 100। इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे बच्चा लोग, तो वैल्यू यहाँ पे आता है 68%। ओके मेरे नादान परिंदो। एंड परसेंट वॉइड जो आता है यहाँ पे, परसेंट वॉइड कितना आ जाता है, 100 - 68 करेंगे कितना आ जाएगा, 32%। ठीक है, ये कंडीशन आप याद रखना, ठीक है ना। अब अगर मान लो यहाँ पूछे बताओ पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, ये आ जाएगा 0.68। और अगर पूछा वॉइड फ्रैक्शन कितना है, तो ये आ जाएगा 0.32। ओके, तो ये कंडीशन है हमारा, इसके हिसाब से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। लास्ट हम आपको यहाँ बता रहे हैं एफसीसी के बारे में, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें अगर आप बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का, तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ सीधा बात है कि पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या, यूनिट सेल। तो 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 16/3 4/3 पाई आर क्यूब, और इंटू 4 कर दिए ना, तो 16 ये आ गया, और नीचे 16√2 आर क्यूब इंटू 100। जब इसको पूरा सॉल्व किया जाता है ना, तो ये आता है 74%। और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा पैकिंग इफिशियंसी रखने वाला 3D में एफसीसी है, इन तीनों में, ठीक है, समझ गए। मैक्सिमम मैक्सिमम इफिशियंसी, ओके। अब परसेंट एम्प्टी स्पेस अगर कोई पूछा या वॉइड, तो सीधा 26%, ठीक है, ये कंडीशन है, इसको याद रखना। अगर पैकिंग फ्रैक्शन का बात करें तो कितना, 0.74, और वॉइड फ्रैक्शन का बात करें कितना, 0.26। बस 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 बस, ठीक है ना। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। एक बात आपको बता दें कि आगे जाकर आप पढ़ने वाले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और सीसीपी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, बच्चों क्यूबिकल क्लोज पैकिंग इक्विवेलेंट टू एफसीसी, है ना। सो मतलब ये सीसीपी एफसीसी के ही जैसा है बिल्कुल। इसका एफिशिएंसी 74%, इसका भी एफिशिएंसी 74% ही होता है, और एचसीपी का पैकिंग एफिशिएंसी भी 74% ही होता है। ये चीज भी आप याद रखना, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन देना जल्दी से निकालना, 1 मिनट का टाइम है, ठीक है। कैलकुलेट पैकिंग efficiency of unit cell in which atom are present at corner as well as edge center। कॉर्नर प्लस एज सेंटर, जल्दी निकालो, जल्दी से बच्चे लोग। अरे जल्दी निकालो यार।
आ गया? आ गया? चलो मैं निकालूं। देखो सबसे पहले जेड निकालेंगे, तो जेड कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/4 इंटू 12 प्लस 1/8 इंटू 8। तो यहां से आ गया कितना जेड, ये 3 और 1 4 आ गया। कोई बच्चा बहुत खुश हो जाएगा, बोलेगा सर एफसीसी के बराबर जेड है, तो यहाँ भी एफिशिएंसी 74 होगा, तो महा बुड़बक कहलाएगा, वो बेवकूफ कहलाएगा। सॉल्व करो पहले। अब सॉल्व कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पहले निकाल लीजिए ए क्यू, और यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या है बच्चा लोग 4r, r प्लस 2r प्लस r, 4r, 4r का क्यूब तो 64r क्यूब। ओके, एंड लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू व्हाट 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय 64r क्यूब इंटू 100। ठीक है, तो जब अब r क्यू कट गया 4 जा, तो ये 25, ठीक है 25 इंटू पाई इंटू 3, इसको जब सॉल्व करिएगा ना तो ये 26% आता है। एकदम घटिया स्ट्रक्चर है, खोखला स्ट्रक्चर है। सो कोई इसको फॉलो नहीं करना चाहता क्योंकि बेकार है एकदम। 4 एटम तो ये भी रख रहा है, 4 एटम एफसीसी भी रखता है, लेकिन एफसीसी की एफिशिएंसी 74% और ये कहा 26, बेकार है एकदम, इसलिए कोई इसको फॉलो नहीं करना चाहेगा। ठीक है ना, ये बात। अब देखिए हम आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पे, जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर सभी का, कि कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, तो सीधा याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सीधा क्या होता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। पूरी बात बता चुका हूं। नियरेस्ट नेबर जो टचिंग सिचुएशन पे रहेगा उसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसमें मैंने बता दिया कि सिंपल क्यूबिक का 6, फेस सेंटर का 12 और बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का कितना 8। सारी बातें मैंने आपको बच्चा लोग बता दिया है। जैसे अगर यहाँ पे मैं बात करूं पहले एससीसी का, तो मैं पूरा आपको बता ही दिया हूं, ठीक है ना, इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं, बची नहीं। हर एक बात को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि जब भी टचिंग सिचुएशन पर रहेगा, देखो एससीसी पे एटम इस तरीके से कॉर्नर पे है, अगर आप नंबरिंग कर दें यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो देखिए ये लेंथ ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, but this is root 2 है, ओके, एंड दिस लेंथ इज व्हाट √3 है, √3 है, √3 है, √3 है। ओके, अब आपको मान लो कि एटम नंबर 1 से 2 to 8 को अगर अरेंज करना है नियरेस्ट नेबर से लेके या कैसे कैसे जो भी, और इसका एज लेंथ है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ए, फिर √2 है, और फिर √3 इस तरीके से हम अरेंज करेंगे। तो ए वाला मेरा क्या कहलाएगा नियरेस्ट नेबर, ये क्या कहलाएगा नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, और ये क्या कहलाएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। ठीक है ना, ये कर दिए जी। अब देखो ए डिस्टेंस पे कितने रहते हैं 6 रहते हैं, √2 पे कितने रहते हैं 12, और √3 पे कितने रहते हैं 8। तो ये एटम मिलेंगे, मतलब कितने नियरेस्ट नेबर है इसके 6 हैं, नेक्स्ट कितने 12, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कितने 8, ये चीज याद रखना। अब बोला कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखो a इज इक्वल टू 2r, तो a वाला पे 2r होता है, टचिंग होता है, तो मतलब a पे कितने हैं, a पे 6 एटम रहेंगे। ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, क्या आपको ये समझ में आया कि ये मैंने किस तरीके से अरेंज किया है। ठीक है, सबसे मिनिमम फिर इधर, ठीक है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस पे रहता है उसको हम क्या बोलते हैं नियरेस्ट नेबर, और अगर नियरेस्ट नेबर टचिंग सिचुएशन पे है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या आप लोगों को समझ में आया बच्चा लोग, गिव मी आंसर प्लीज, क्या आपको समझ में आ गया बच्चे लोग, माय डियर स्टूडेंट गिव मी आंसर, सारे बच्चे आंसर दो, सारे बच्चे आंसर दो जल्दी से, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये भी निकाल लिए हमने क्योंकि वो आपको कंसेप्ट जो बता दिए कि ए पे इतना, √2 ए पे इतना, √3 ए पे इतना, वो याद रखना है। इसके बाद देखिए बीसीसी का अगर हम बात करें तो बॉडी सेंटर में क्या होता है, एटम प्रेजेंट रहेगा कॉर्नर पे और प्रेजेंट रहेगा कहां पे, बॉडी के सेंटर पे, है ना। यहाँ प्रेजेंट है एटम, यहाँ 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 यहाँ, हर कॉर्नर पे भी एटम प्रेजेंट। देखिए ये लेंथ क्या हो गया आपका √3a/2, ये लेंथ क्या हो गया आपका a, ये लेंथ क्या हो गया √2a, और ये लेंथ क्या हो गया √3a। इतने टाइप का है, तो सीधा अगर हम अरेंज करें इनको, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एटम नंबर 1 से सभी का लेंथ को अगर अरेंज करें
डिफरेंट टाइप का आ रहा है। पहले एक आ रहा है ए, एक आ रहा है √3a/2, एक आ रहा है √2a और एक आ रहा है आपका √3a। √3 मतलब 1.73a, 1.41a और ये 1.73 को अगर डिवाइड कर दें 2 से तो 0.865a और ये a, तो सबसे छोटा ये हो गया। इधर पहले लिख देंगे √3a/2, फिर लिखेंगे a, फिर लिखेंगे √2a, फिर लिखेंगे व्हाट √3a। नाम देंगे दिस इज व्हाट नियरेस्ट नेबर, दिस इज व्हाट नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, दिस इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर और ये 5n लगा दो भैया, पढ़ते जाओ और कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया। एकदम मिनिमम डिस्टेंस पे ये है। कितने एटम होंगे √3a/2 पे बच्चा लोग बताएं? 8 है ना, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना 12 और यहाँ पे कितना वापस से 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? तो देखो एक कॉर्नर वाला ये जो है कॉर्नर वाले से टच में होता है बॉडी सेंटर वाला, तो यहाँ के बीच का लेंथ क्या है? √3a/2। इस सिचुएशन पे जो टचिंग पे रहेगा तो उसमें कितने एटम रहते हैं? 8, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 8 हो गया। ओके, ये टेबल आप देख लेना, बाद में स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना वीडियो जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ पूछना हो तो पूछो, इसके बारे में कुछ पूछना है किसी को? किसी को कुछ पूछना है क्या? किसी को कुछ पूछना है बच्चा लोग? किसी को कुछ पूछना है? अरे जल्दी बोलो, कुछ पूछना है किसी को? कोई क्वेश्चन जनरेट हो रहा है दिमाग में? कोई बात, कोई क्वेश्चन, कुछ भी, किसी भी टाइप का कुछ भी जनरेट हो रहा है? नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, चलिए ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सीधी बात है, अगर हम बात कर रहे हैं एफसीसी का तो उसमें भी ऐसे ही करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पे कितना आ जाता है? 12, सेम ऐसे ही करेंगे वहां पे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ये बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कितना भी पढ़ा दूं किसी भी टीचर से, आप पढ़ लीजिए, कितना बार भी पढ़ लीजिए, लेकिन ये जो टॉपिक है एग्जैक्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पेशेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये टॉपिक आपके पेशेंस को चेक करता है, दैट इज आपके पास कितना पेशेंस है, आप कितने कैलकुलेटिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। इसमें कुछ नहीं है, सीधा बात है बच्चा कि इसमें कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन करने से बच्चे घबरा जाते हैं, इसलिए डेंसिटी का क्वेश्चन बनता ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, नीट हो जेई हो सभी फॉर्मेट में डेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया है और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, अब सीधी बात, ये डेंसिटी हम किसका निकालने जा रहे हैं? यूनिट सेल का। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, जो एकदम जन्मजात जो फिक्स फॉर्मूला है डेंसिटी का, मास बाय वॉल्यूम, तो हम लगा देंगे। अब ये क्या हो गया बच्चा लोग? डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? मास बाय वॉल्यूम। और ये पर यूनिट सेल के हिसाब से हम लोग डेंसिटी लगाते हैं, है ना। तो पर यूनिट सेल का डेंसिटी क्या हो गया? एक यूनिट सेल में कितना मास ऑक्यूपाइड है डिवाइड उसका वॉल्यूम क्या है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फिर से लिख सकते हैं क्या कि डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो ये हमारा कंडीशन हो गया, समझ गए? बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कंडीशन ये है कि अगर हम बात करें डेंसिटी का, तो डेंसिटी में सीधी बात देखिए, जो भी हमने निकाला है कि एक एटम का मास मान लो है एएमयू में और नंबर वाइज एटम वहां पे है जेड, तो जेड इंटू ए, यही तो आ गया क्या आपका मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम यूनिट सेल कितना ए क्यू, ये आ गया डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। बट आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम लोग मास याद करते हैं या जो हमको पता होता है वो कौन सा मास होता है? मोलर मास, जिसको हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, है ना। एमयू में एटॉमिक मास, बट ग्राम लगा देते तो मतलब क्या हो जाता है? वो मोलर मास, दैट इज 1 मोल सब्सटेंस का मास। और अगर 1 मोल सब्सटेंस के मास से हमको एक एटम का मास चाहिए, तो सीधी बात है उसमें क्या करना, जैसे हम बोलते हैं कि 1 मोल का मास है मान लो ए ग्राम, ठीक है, तो 1 मोल कंटेन हाउ मेनी एटम? एन एटम का मास हो गया 1 ग्राम, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? ए बाय एन ए ग्राम। तो चूंकि सारा वैल्यू ग्राम के टर्म्स में दिया रहता है, इसीलिए हम उसमें एन ए डिवाइड कर देते तो एक एटम का मास होता है, और इस वैल्यू को फिर हम यहाँ पे पुट करते हैं मास ऑफ 1 एटम में। तो हम ऐसे क्या कर देंगे यहाँ पे कि डेंसिटी इज इक्वल टू ए बाय एन ए और इनटू क्या आपका जेड बाय ए क्यू। तो ये बात सीधा याद रखना, यहाँ जो ए रखोगे वो जिसका भी नाम लिखा है उसका मोलर मास मतलब ग्राम के टर्म से पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा जेड इंटू ए अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। तो ये आ गया डेंसिटी का फॉर्मूला। इसमें अभी एक प्रॉब्लम अगर मैं कराऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा झूठ मूठ का, बाद में प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो डेंसिटी इक्वल टू एन इंटू एम बाय एन ए इंटू ए क्यू,
n क्या हो गया नंबर ऑफ एटम, m क्या हो गया मास, ठीक है, और Na एवोगैड्रो नंबर, a क्यू, a मतलब साइड का जो भी लेंथ है उसका क्यू। एक क्वेश्चन कराऊं या रहने दूं, जो डिमांड करोगे तुम लोग, क्योंकि इसका क्वेश्चन तो कुछ ऐसा खास है नहीं, फॉर्मूला पुट करोगे आंसर आ जाएगा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोल बेटा, जल्दी बोलो सब लोग। क्या इसका एक क्वेश्चन कराऊं, क्वेश्चन कराऊं इसका या कर लोगे? चलिए, यहां तक की बातें बता दी बच्चा लोग, फिर ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है यहाँ पे मॉड्यूल में, ये सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग बाद में, ये क्वेश्चन है और इधर भी क्वेश्चन है बहुत सारे, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप आज जाके, खटाखट बनेगा बिल्कुल एकदम, खा जाओ सारे क्वेश्चन को, निगल जाओ बिल्कुल, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इंटरस्टिशियल वॉइड, ठीक है, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल वॉइड का बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, ये इंटरस्टिशियल वॉइड होता क्या है, ठीक है, इंटरस्टिशियल वॉइड, या नॉर्मली इसको हम लोग वॉइड के नाम से जानते हैं। इंटरस्टिशियल वॉइड बोलो या वॉइड्स बोलो, बात बराबर है, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि जैसा आपको पता है कि एटम लीजिए आप, या आयन लीजिए, या मॉलिक्यूल लीजिए, अब हम लोग उसको स्फेयर की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। हम समझते हैं कि वो स्फेयर है और हम उसको क्लोजली पैक करते हैं, क्लोजली पास पास रखते हैं, ठीक है। लेकिन वो पास पास रहने के बाद भी 100% स्पेस यूनिट सेल के इनसाइड ऑक्यूपाई नहीं करता, मतलब कुछ कुछ वैकेंसी रहता है। तो ऐसा तो नहीं कि सारा वैकेंसी एक जगह पड़ा हुआ है कि एक साइड, जैसे पैकिंग इफिशियंसी आईएफएस एफसीसी का 74, तो ऐसा नहीं कि एक जगह 74 भरा हुआ है बाकी एक साथ 24 खाली, ऐसा नहीं होता, 26 खाली, ऐसा तो नहीं होता। पूरे यूनिट सेल में कहीं कहीं भरा होता, कहीं कहीं खाली स्पेस होता है, बट नेट मिला के क्या इफिशियंसी वो हम निकालते हैं, परसेंट वाइड निकालते हैं, ठीक है। तो अब अभी हम बात करेंगे कि एग्जैक्ट कहां कहां स्पेस खाली है, और जो स्पेस खाली है उसको इंटरस्टिशियल वॉइड क्यों कहते हैं। तो सबसे पहली बात, आप बचपन में जंपिंग बॉल लिए होंगे या टेनिस बॉल, तो अगर आप इस तरीके से रखे होंगे, जब 4-5 आपको खरीद दिया गया होगा, आप अगर इस तरीके से रखते होंगे तो देखिए, यहां जब आप रखते होंगे तो ये बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, गैप, ओके। तो जो गैप जनरेट होता है बिटवीन बिटवीन टचिंग स्फेयर, उसी गैप को हम लोग परसेंट वॉइड के नाम से, नेट जब निकालते हैं यूनिट सेल के अंदर की नेट कितने वॉइड है और उसका क्या है वहां पे परसेंटेज है, जितना खाली स्पेस है उसके हिसाब से, उसी को परसेंट वॉइड बोलते हैं। और बच्चा लोग, जो टचिंग स्फेयर होता है उसके बीच में जो वॉइड होता है उसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड, बीचों बीच में, ठीक है। टचिंग स्फेयर के बीच में जो वॉइड जनरेट हो रहा है ना, उस वॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड, दैट इज गैप फॉर्म बिटवीन द टचिंग स्फेयर आर नोन एज इंटरस्टिशियल वॉइड, एंड दीज आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, ठीक है ना। इसको दो ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक होता है प्लेनर वॉइड, जिसको 2 डायमेंशनल वॉइड के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है नॉन प्लेनर वॉइड, जिसको हम लोग 3 डायमेंशनल के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। सबसे पहली बात, सारे बच्चे आप ये आंसर दो कि व्हाट इज इंटरस्टिशियल वॉइड, ये आपको समझ में आ गया। गैप फॉर्म बिटवीन टचिंग स्फेयर इनसाइड यूनिट सेल इज नोन एज व्हाट, इंटरस्टिशियल वॉइड, ये बात आपको समझ में आ गया क्या? गिव मी आंसर, सारे बच्चे आंसर दीजिए, सारे बच्चे आंसर दीजिए, सारे बच्चे आंसर दीजिए, चलो ठीक है, यहां तक आ गया। अब सुनो, ये जो टचिंग स्फेयर है उसके बीच में गैप जनरेट होता है, जैसे आप खुद ही समझ के देखो ना, कि जब आप इस तरीके से रखेंगे एटम को, तो जो ये टच करता है इसके बीच में क्या जनरेट होता है, एक गैप जनरेट होता है। इसी गैप को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी गैप का नाम हम लोग देते हैं बच्चा लोग
वॉइड का नाम देते हैं। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि पूरे वॉइड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है आपका 2D वॉइड, दूसरा है 3D वॉइड। तो एक बात मेरा सीधा सीधा समझ लीजिए कि जिस स्फीयर के टचिंग से वॉइड बन रहा है, उस टचिंग स्फीयर का सेंटर, सारे जो भी स्फीयर है उन सभी का सेंटर, और जो वॉइड जनरेट हो रहा है उसका सेंटर अगर एक प्लेन में एग्जिस्ट करेगा तो वैसे वॉइड को हम लोग बोलते हैं प्लेनर वॉइड। ओके, वैसे वॉइड को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेनर वॉइड। दूसरी बात, अगर जिस टचिंग स्फीयर से मिलके वॉइड बना है उस टचिंग स्फीयर का सेंटर और वॉइड का सेंटर प्लेन में नहीं है, 3D में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्लेनर वॉइड। ठीक है? क्या बात समझ में आया बच्चा लोग? गिव मी आंसर प्लीज। क्या बात समझ में आया? अगेन रिपीट करने की जरूरत है क्या? मैंने क्या बताया कि जो टचिंग स्फीयर का सेंटर है, ठीक है, और जो वॉइड बन रहा है उसका सेंटर एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग बच्चा लोग 2 डायमेंशनल वॉइड। लेकिन अगर टचिंग स्फीयर का सेंटर और वॉइड का सेंटर एक प्लेन में जा रहा है, ठीक है, तो हो गया प्लेनर। लेकिन अगर एक प्लेन में नहीं जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन प्लेनर। ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, 3 डायमेंशनल वॉइड के नाम से जानते हैं हम लोग। ओके, अंडरस्टैंड? अब मैं बता दूं कि 2 डायमेंशनल वॉइड में दो टाइप के वॉइड हमें पढ़ने हैं। एक है ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड, और दूसरा है स्क्वायर वॉइड, स्क्वायर वॉइड। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D में बच्चा लोग हम लोग 3 टाइप के वॉइड पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है आपका टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड। फिर है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और फिर है एक आपका क्यूबिकल वॉइड। ठीक है, क्यूबिकल वॉइड। ठीक है, समझ गए? तो मेरी बात को सीधा सीधा समझ लीजिए। एक है ट्रायंगुलर वॉइड, स्क्वायर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड और क्यूबिकल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब मेरी बात ये है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा सर 2D कैसे बोलेंगे, 3D कैसे बोलेंगे? वो तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, बट अब इसका नाम कैसे आता है? तो सीधी बात सुन लो बच्चों लोग कि जो टचिंग स्फीयर है जिनके वजह से वॉइड जनरेट हो रहा है उनके सेंटर को मिला दो, उनके सेंटर को मैच कराने पे जैसा शेप जनरेट होगा वैसे ही नाम देंगे। अगर टचिंग स्फीयर के सेंटर को मैच कराने पे अगर ट्रायंगल जनरेट हो रहा है तो नाम देंगे ट्रायंगुलर वॉइड, अगर स्क्वायर जनरेट हो रहा है तो नाम देंगे स्क्वायर वॉइड, अगर टेट्राहेड्रॉन जनरेट हो रहा है तो नाम देंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, अगर ऑक्टाहेड्रॉन जनरेट हो रहा है तो नाम देंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और अगर क्यूब जनरेट हो रहा है तो नाम देंगे क्यूबिकल वॉइड। अंडरस्टैंड? जो टचिंग स्फीयर है उन सभी के सेंटर को मैच करा दीजिए। आफ्टर मैचिंग ऑल सेंटर ऑफ टचिंग स्फीयर, जिस टाइप का शेप जनरेट होगा वही नाम होता है वॉइड का। ठीक है, जैसे मेरी बात को जरा गौर से सुने, ये वॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइड ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे इसमें, और कंडीशन को जरा ध्यान से सुने समझे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ तक बता दिया सारी बातें। अब मैं एक बात बता दूं, ट्रायंगुलर और स्क्वायर में सीधी बात, जैसे हम आ जाते हैं जरा सा केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में आते तो वहां हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्री से डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग अगर BF3 का, तो BF ऐसा होता है। तो बच्चों जब इनको हम साइड से मैच कराते हैं ना, ये क्या बनता है आपका? ट्रायंगल बनता है, जिसको बोलते हैं क्या? ट्रायगोनल प्लेनर। तो ऐसे ही ये वाला जो है ना, ये सेंटर हो जाएगा टचिंग स्फीयर का। ठीक है, ये सेंटर हो जाएगा टचिंग स्फीयर का, और यहाँ पे जब एग्जिस्ट करेगा वॉइड का सेंटर, तो देखिए ये सभी के सेंटर एक ही प्लेन में इसलिए आ गया प्लेनर में। दूसरी बात, जो टचिंग स्फीयर है उनके सेंटर को मैच जब करा देंगे, है ना, तो देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा बच्चा लोग? ट्रायगोनल प्लेनर वॉइड। वॉइड कितना अच्छे से समझा पा रहा हूं आप बताइए? 10 में कितना देंगे समझाने को? कितना बेहतर तरीके से आपको समझा पा रहा हूं? जल्दी बताओ, 10 में कितना मार्क्स दे रहे हैं आप हमें? जल्दी दीजिए, अरे जल्दी दो, आगे बढ़ेंगे। सच सच देना सारे लोग, जल्दी जल्दी तो आगे बढ़ेंगे, जल्दी दोगे तो जितना ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा मार्क्स आएंगे एग्जाम में, याद रखना। जो टॉपिक पढ़ा दूंगा उसके क्वेश्चन कंफर्म बनेंगे।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ट्रायंगल। अब उसके बाद बात करते हैं स्क्वायर का। तो जैसे जैसे आप पढ़े होंगे बच्चा लोग कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी होता है ना। तो मान लो यहाँ पे कोई भी आइटम इधर ऐसा है तो ऐसा बी 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 DSP2 हाइब्रिडाइजेशन जब आता है तो स्क्वायर प्लेनर जनरेट होता है इस तरीके से, है ना। तो देखिए ये सराउंडिंग एटम है और ये सेंट्रल। तो बच्चों सेंट्रल में कौन रहेगा? वॉइड रहेगा। तो ये हो गया वॉइड का सेंटर, ये टचिंग स्फीयर का सेंटर। सेंटर सिर्फ इनके सेंटर देखिए सारे एक ही प्लेन पे है। ऐसे काटोगे तो सब कट जाएगा। ऐसे ऐसे काटेंगे अगर, ऐसे खट 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 कटा, फिर ये कटा, फिर आगे गया ये भी कटा, एक ही प्लेन में सब कट गया। ये हो गया प्लेनर। दूसरी बात कि जो टचिंग स्फीयर कायदे से अगर बात करें, ठीक है, कायदे से अगर बात करें तो इस तरीके से होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये मैंने पहले भी ऑलरेडी बता चुका आपको। इस तरीके से, इस तरीके से देखिए ऐसा 1 2 3 और एक ऊपर क्या हो गया 4। देख पा रहे हो क्या तुम लोग? देख पा रहे हो? देखो ऐसा, ठीक है। पूरा इसको ऐसे जब रखते हैं ना, ऐसा ऐसा एक्चुअल में आता, बट इसको ऐसा पुश करके नीचे ले जाते हैं प्लेन में, ऐसा बन जाता। ठीक है, तो कुल मिला के बात आप देखिए, ये हो गया आपका टचिंग स्फीयर का सेंटर। इस तरीके को मैच करा है तो ये तो प्लेन पे आया, बट यहां भी जो टचिंग स्फीयर है वो इसके प्लेन में नहीं आ रहा। और ये जो वॉइड का सेंटर है ये भी इसके प्लेन पे नहीं आ रहा। ठीक, कार्बन हो गया वॉइड का सेंटर और हाइड्रोजन हो गया टचिंग स्फीयर। तो देखिए ये जो है 3D में जा रहा है, इसलिए वो 3 डायमेंशनल बोलते हैं। और ये टेट्राहेड्रॉन की तरह दिखता है, इसलिए इस वॉइड का नाम क्या दिया बच्चा लोग? टेट्राहेड्रल वॉइड। उसके बाद आप पढ़े होंगे SF6 का स्ट्रक्चर, जिसमें होता है कि यहाँ सल्फर, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इस तरीके से। और एक फ्लोरीन जाता है ऊपर, एक जाता है नीचे। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें तो ये सारे एक प्लेन पे तो आ रहे हैं, बट ऊपर जो गया जो नीचे गया वो तो प्लेन में नहीं आया ना। इसलिए कैसा हो जाएगा बच्चा लोग? 3 डायमेंशनल वॉइड, 3D में जा रहा है। ओके, ये 3 डायमेंशनल हो गया। अंडरस्टैंड? क्लियर बात? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? सब क्लियर है? तो मेरी बात सुने, कहानी सुने। यहाँ पे कंडीशन कैसा हो गया? कंडीशन हो गया कि जो भी यहाँ आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा नॉन प्लेनर, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको? 3 डायमेंशनल टाइप का वॉइड। और ये हो गया वॉइड का सेंटर और ये टचिंग स्फीयर का सेंटर। इन सभी को जब मिलाते तो एक ऑक्टाहेड्रॉन बनता है, इसे इसका नाम क्या दिया गया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और एक है क्यूबिकल, तो कुछ भी नहीं, क्यूब सीधा समझ लो कि एक इस तरीके का है, मतलब क्यूब आप समझ लीजिए, क्यूब बना लीजिए किधर से। ठीक है, तो ये चारों एक प्लेन पे, ये चारों एक प्लेन पे, बट इसके ऊपर इस तरीके से। ठीक है, तो ये 3D में जा रहा है क्यूब, ये हो गया क्यूबिकल वॉइड 3 डायमेंशन। इसके सेंटर पे होता है वॉइड, बाकी ये सब क्या है आपका टचिंग स्फीयर। ठीक है, तो ये हो गया। तो किस हिसाब से नेमिंग करते हैं ये भी मैंने आपको बता दी, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा लोग है टेट्राहेड्रल और ट्रायगोनल वाला, सॉरी टेट्राहेड्रल और क्या बोल रहा है भाई क्यूब का? अच्छा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऐसा जब आप अभी पढ़ेंगे ना तभी दे पाऊंगा। अभी इसके ऐसा फिक्स कोई स्ट्रक्चर अपने पास केमिकल बॉन्डिंग में नहीं है ना, नहीं तो दे देते। केमिकल बॉन्डिंग में तो ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल, बाइपिरामिडल तक हम लोग जाते हैं ना। इसीलिए इसका नहीं दे पा रहा हूँ। इसमें सीधा कैसा है कि आप ये समझ लीजिए कि ये एक क्यूब बनेगा यहाँ पे टचिंग स्फीयर से। ठीक है, इस तरीके से क्यूब बनेगा। चार जो टचिंग स्फीयर है वो नीचे रहेंगे और 4 ऊपर रहेंगे। ठीक है, इसके बीचों बीच यहाँ पे रहेगा आपका वॉइड, तो इसको बोलेंगे क्यूबिकल वॉइड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो क्या बच्चा लोग आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया? जल्दी से आंसर दीजिए। पूरी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? बात समझ में आ गया? अब आज जो है, आज ही क्लास में यहीं ओवर करता हूं। 2 मिनट बाद वैसे भी मीटिंग ओवर होने वाला है, क्योंकि अभी मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं रेडियस रेशियो, दैट इज
अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ऐसा क्या करें भाई, ऐसा क्या करें कि इफिशियंसी सॉलिड का बढ़े बाय। तो सॉलिड की इफिशियंसी बढ़ाने का मतलब क्या है? सीधा बात भैया, जो उसके अंदर खाली स्पेस पड़ा हुआ है ना, उसमें भरो, आप कुछ कुछ भरो, ठीक है। तो अगर हम भरेंगे वहां पे तो उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। हमको पहले ये तो पता करना पड़ेगा ना कि जो भी वॉइड है उसका साइज क्या है, दैट इज उसका रेडियस क्या है। तो फिर हम उसी रेडियस का बाहर से कोई एटम या आयन वहां जब भरेंगे तो उस सॉलिड का एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो सॉलिड का स्टेबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो बच्चा लोग, हम लोग यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रेडियस रेशियो, दैट इज जो रेडियस है वॉइड का